सो हेलो गाइस। तो ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पार्ट रहेगा। वो फर्स्ट पार्ट में ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वीडियो अपने आप ही बंद हो गई, तो अपलोड उस तरीके से नहीं हुई। तो एनीवेज हम कहाँ थे। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एज्यूम किया लेट p इज इक्वल टू 2। हमने p इज इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लिया, हमने p इज इक्वल टू 1 के लिए भी चेक कर दिया। अब हम चेक करेंगे p इज इक्वल टू 2 के लिए। तो मैंने यहाँ p इज इक्वल टू 2 के लिए जब चेक किया तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई में आया। जैसे यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया। देन 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो अब अगर हम इसे प्रॉपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, 5 इज डिवाइड बाय, जो मॉड्यूलर होगा 5 mod 5 होगा, डिवाइड बाय दिस टर्म एंड बाय माइनस दिस टर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 डिवाइड्स बाय 6 माइनस 1। तो ये क्या हुआ, 5 डिवाइड बाय 6 माइनस 1, एंड 6 माइनस 1 क्या होता है 5। तो 5 डिवाइड्स 5 एंड दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ये हमारी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो हमने क्या किया, अपने जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी, ये वाली इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 एज्यूम कर लेंगे। तो ये इक्वेशन में क्या था हमारे लिए, कॉन्ग्रुएंस क्या थी, 3p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो हमारे पास यहाँ पर p है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर p की वैल्यू को एज्यूम किया, बिकॉज p बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ सेट ऑफ z इंटीजर्स एंड z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर लाइक 0 1 2 3 4 5। तो हमने एक करके सबको पुट करके देखा और हमने एक ऐसी वैल्यू के लिए फाइंड आउट किया जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, जो 5 से डिवाइड हो जाए, जिसे मतलब जिसका अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो टर्म 5 से डिवाइड हो जाए। तो हम जब 0 के लिए चेक किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ। हमने 1 के लिए चेक किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ। पर जब हमने 2 के लिए चेक किया तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो अब हमारी ये वैल्यू किसके लिए सेटिस्फाई हुई, 2 के लिए। तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, इस कॉन्ग्रुएंस को इसे हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास क्या था, p था ना, हमने p के लिए फाइंड आउट किया। तो हमें इसे कैसे लिखना है, p इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, जिसे एज्यूम करके हमारा जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई की। तो p इज कॉन्ग्रुएंट टू mod 5, जो मॉड हम अभी यूज कर रहे हैं सेकंड इक्वेशंस का, तो हमें वो एज इट इज लिख देना है। तो ये हमारी इक्वेशंस नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस बनती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। p की वैल्यू को हम यहाँ से क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो हमें p की वैल्यू मिलेगी उसे हम कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हम p की वैल्यू को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इधर क्या है, यहाँ पर ये फोर्थ इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1 + 3p। तो जब हम यहाँ पर p की वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, p की वैल्यू डालेंगे यहाँ से निकाल के, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और वही हमारा मेन मोटो है, हमें x की वैल्यू को निकालते रहना है। तो जैसे हमें क्या करना है, हमें इन तीनों जो कॉन्ग्रुएंसेस है इन्हें सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो p की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, जो हमने यहाँ तक अभी सिंप्लीफाई किया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, कॉन्ग्रुएंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो मॉड होता है वो यहाँ आ जाएगा 5 एंड डिवाइड बाय p - 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, p - 2 को ऐसे लिख देंगे। अब डिवाइड को हमें इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, उसके लिए हमें 5 के साथ एक क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर लेना पड़ेगा। कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर p ले लिया, तब हम एज्यूम कर लेंगे 5 के साथ, फॉर एग्जाम्पल t मैंने एज्यूम कर लिया। तो भाई यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो p की वैल्यू क्या निकलेगी, p इज इक्वल टू 2 का हम बॉर्डर पाले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 + 5t एज इट इज प्लस का है। तो हमारे पास यहाँ पर अब p की वैल्यू आ चुकी है। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने कितने इक्वेशन एज्यूम कर लिए, 5 6, ओके, ये 6th इक्वेशन होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p इन, कहाँ पर पुट करनी है हमें, फोर्थ में, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1 + 3p लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 1 + 3p। तो क्या होगा,
अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3, यहाँ p मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर p की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 5t. So okay, we got the this term. Now if we simplify this, then we get x is equal to 1 प्लस, अब यहाँ पर 3 के साथ ये मल्टीप्लाई में, ये होल टर्म 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 2 जा 6, अब ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं आप, 3 2 जा 6, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 t से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज t. ओके, दिस इज प्लस साइन एंड दिस इज t, डोंट कंफ्यूज है. ठीक है, तो 3 2 जा 6 पहले टर्म को हो गया, अब इससे करेंगे 3 5 जा 15 t. ठीक है, ये प्लस यहाँ से आया, ठीक है, 15t. तो अब हमारे पास ये टर्म आ चुकी है. अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 प्लस 15t. ठीक है, तो ये होगी हमारी 7th इक्वेशन. तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ गई 7th इक्वेशन आ चुकी है. अब हमने क्या क्या किया था, हमने जो x की वैल्यू थी वो 1 के लिए हमने दूसरे 1 से यहाँ पर क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली. फिर हमने आगे जाके क्या किया, हमने आगे जाके वो जो x की वैल्यू निकली थी उसे 2 में पुट कर दिया. ठीक है, तो इन दोनों से हमारा काम हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन 3rd रह चुकी है, इसमें हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं की है. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, निकली है, इसे हम कहाँ पुट कर देंगे, 3rd इक्वेशन में. तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, पुट दी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 7 to 3. ये लिखना बहुत जरूरी है कि हमने x की वैल्यू को 7 से पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हम कहाँ मतलब कई सारी इक्वेशन से पुट कर रहे हैं. आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा. तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 7 to 3, ये जो हमारे पास 7th इक्वेशन आई है, इससे हमें जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसे हमें 3rd इक्वेशन में पुट करना है. 3rd इक्वेशन कौन सी, ये वाली. तो अब मैं पहले 3rd इक्वेशन लिख सकता हूँ, x इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है 3 mod 7. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है इसे यहाँ पर पुट करेंगे. तो x की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 15 t इज कॉन्ग्रुएंट टू, एज इट इज लिख देंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, ये वाली. तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 mod 7. नाउ इफ हेयर वी हैव 15t एंड अगर हम 7 को उस पार ले जाए, बॉर्डर पार कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा, 3 माइनस 7. ये 7 यहाँ प्लस का, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया mod 7. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 15t इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 माइनस 7. तो पहले हम 7 को 3 से माइनस करना है, क्या बचेगा 4, और साइन कौन सा यहाँ पर बड़े के साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 4. 7 माइनस 3 4, और जो साइन कौन सा लगाते हैं, जो बड़े के साथ हो, बड़े के साथ कौन सा साइन है, 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस. 3 छोटा है, 7 बड़ा है, तो उसके बाद ये माइनस का साइन है, तो ये लगेगा. तो एज इट इज बाकी क्या हो जाएगा, mod 7. ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा. तो अब नेक्स्ट पेज में मैं फर्दर जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, इसे हम इक्वेशन नंबर 8 एज्यूम कर लेंगे. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, 15t इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 7. इसे मैं आगे नेक्स्ट पेज में राइट कर लेता हूं. (15t is congruent to -4 mod 7. ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस थी. क्या कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये 8th इक्वेशन, 15t is congruent to -4 mod 7. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जैसे हमने इधर इस इक्वेशन में यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में क्या किया, हमने यहाँ पर हमारे पास 3p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 की फॉर्म आ रही थी. तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर p के लिए एज्यूम करना शुरू किया. p यहाँ पर क्या है, z इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या किया, p के लिए 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 किया. तो ऐसे हमने कई सारी वैल्यूज को एज्यूम किया जब तक हमारी जो कॉन्ग्रुएंस है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती. ठीक है, तो एज इट इज, सेम एज इट इज, हमने यहाँ पर भी वही स्टेप दोहराना है, उसे रिपीट करना है. तो यहाँ पर t है ना, तो t क्या है हमारे लिए, मैंने ऐसे पीछे भी शायद मैंने कन्फर्म नहीं किया. हाँ, यहाँ पर इधर जैसे मैंने यहाँ पर t का मैंने सबसे पहले जिक्र किया, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा t बिलोंग्स टू दी ग्रुप ऑफ z मीन्स इंटीजर एंड t इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, जैसे हमने p को एज्यूम किया था.
तो वैसे टी को एज्यूम किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम टी के लिए एज्यूम करना शुरू कर देंगे। पुट टी इज इक्वल टू 1। तो पहले मैं 0 मान लेता हूँ टी को, तो ये 15 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 7। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड 0। अब यहाँ देखिए 0, ये टर्म के साथ ये टर्म माइनस होगी, तो ये टर्म है ये वाली, और माइनस होगी ये टर्म, यहाँ पर माइनस भी है, तो ये माइनस का 4 जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर -4 है ना, तो हम क्या करेंगे 0 -4 माइनस और ये टर्म, तो ये माइनस की है तो हमें इसे ब्रैकेट के अंदर लेना होगा, तो वही हमने फंडा यूज़ किया है। तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड्स बाय 0 + 4, और ये आगे जाके हो जाएगा 7 डिवाइड्स बाय 4, विच इज़ नॉट ट्रू। 7 4 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो ये हमारी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है 0, जब हम टी को 0 पुट करते हैं। बट इफ वी पुट टी इज इक्वल टू 1, तो इस तरीके से आपने टी को एज्यूम करते रहना है, या फिर किसी वैल्यू को एज्यूम करते रहना है जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी, जैसे यहाँ पर पीछे आई ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर 1 को एज्यूम करूंगा, तो ये क्या होगा, 15 इंटू 1, टी की जगह 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 7, 10 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 1 से 15 -4 mod 7। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 जो मॉड होगा वो एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड बाय 15 माइनस, यहाँ पर माइनस का है तो ये -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड्स बाय 15, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 15 + 4, दिस इम्प्लाइज 7 डिवाइड्स बाय 19 हुआ, 15 16 17 19। तो यहाँ पर भी अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो अब 0 के लिए चेक कर लिया, 1 के लिए चेक कर लिया, पुट t इज इक्वल टू 2। अब 2 के लिए एज्यूम करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2 टी की जगह। ठीक है, टी को हम पुट कर रहे हैं, तो इसको ये यहाँ पर 15 इंटू 2 हो गया टी की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 mod 7, 15 टू 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 7। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 mod, जैसे मैंने बताया, ये स्टेप अगर आपको आ गया ना तो आपको पूरा क्वेश्चन करना आ जाएगा। ये स्टेप मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, क्यों, ताकि अगर ये स्टेप आपको आ गया, ये कॉन्ग्रुएंसेस का स्टेप है, तो आपको बाकी का क्वेश्चन ईजी लगेगा। तो 7 जो मॉड होगा उसे एज इट इज लिख देंगे, 7 जो यहाँ मॉड में होगा 7, और डिवाइड बाय जो यहाँ टर्म होगी उसे इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस, यहाँ पर माइनस का 4 है तो उसे एज इट इज लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज 7 डिवाइड्स माइनस प्लस 30 + 4, 7 डिवाइड्स बाय 34। तो क्या 7 34 को डिवाइड करता है, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 21, 7 5 35 नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। तो 2 के लिए चेक हो गया, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब पुट t इज इक्वल टू 3 करेंगे, तो ऐसे आपको चेक करते रहना है। ठीक है, अब जरूरी ये नहीं कि हमें सभी को चेक करना है 0 1 2 3। अगर आप मतलब अपने माइंड में ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि आप अंदाजे से लगा लेते हैं कि मान लीजिए t इज इक्वल टू 5 पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट उस पर भी जंप कर सकते हैं। ये मैं इसे चेक कर रहा हूँ क्योंकि आपको आपकी कैलकुलेशंस के लिए, मतलब आपकी समझ के लिए। तो पुट t इज इक्वल टू 3, 15 इंटू 3, जहाँ t की वैल्यू है तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 7। तो ये 15 3 जा 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 7। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड्स बाय 45 माइनस यहाँ पर क्या टर्म है -4। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड्स माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 45 + 4। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड दिस इम्प्लाइज। ठीक है, ये सिग्नेचर होता है, इज इक्वल टू से अलग होता है। ये 7 डिवाइड्स 49, जब इसने प्लस किया तो हमारे पास 49। नाउ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? ऑफ कोर्स 7 49 को डिवाइड करता है, तो वी कैन से दैट इट सेटिस्फाइज। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है किसके लिए? जब हमने क्या किया, जब हमने पुट टी को 3 पुट किया। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जब हमारे लिए पीछे के स्टेप्स में 2 पे ये सेटिस्फाई हुआ तो हमने इसे कैसे लिखा था, P, क्योंकि हमने P के लिए फाउंड आउट कर रहे थे ना, P में वैल्यूज को इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो हमने कैसे लिखा था, जिसके लिए हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसे यहाँ लिख देना है, P इज कॉन्ग्रुएंट टू जिस पॉइंट पे वो आया, जैसे 2 पे सेटिस्फाई किया तो वो उसे यहाँ लिख देंगे, फिर मॉड जिस मॉड के लिए वो निकला उसे यहाँ लिख देंगे। तो एज इट इज यहाँ पर भी हम वही करेंगे। हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? T के लिए फाइंड आउट कर रहे थे, ये वाला T।
किसके लिए फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ पर जाएगा टी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किस पे ये सेटिस्फाई होगा, जब हमारी वैल्यू क्या आई, हमने किसके लिए चेक किया, 3 पे, जब हम 3 पे चेक किया तब ये सेटिस्फाई हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड, और मॉड हमारा क्या चल रहा था, 7, जो कि थर्ड इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का है, ठीक है, ये इसका इस इक्वेशन का मॉड है। तो ये कौन सा मॉड चल रहा था हमारे यहाँ पर, ये वाला मॉड, तो ये हो गया मॉड 7, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे होगा, मॉड लिख देंगे 7 डिवाइड्स बाय इस इक्वेशन को, इस टर्म को इसके साथ माइनस कर देंगे, टी माइनस 3। अब अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस 3 इज इक्वल टू, डिवाइड को हटा के इज इक्वल टू बनाना है, तो क्या हो जाएगा टी माइनस 3 इज इक्वल टू 7। और हमें यहाँ पर इसके साथ एक और इंटीजर्स को जोड़ना पड़ेगा, इंटीजर लेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ एल, एंड यहाँ पर मुझे लिखना भी है एल बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर्स विच इज जेड, एंड एल कैन बी इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये 3 है, 3 जो है ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो रहेगा 3 + 7l, 7 यहाँ पर एज इट इज प्लस का है, 3 वहाँ जाके भी प्लस का हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर टी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या इस टी की वैल्यू का यूज कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इधर, यहां पर हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये t की वैल्यू आई है इसे हम कहां पर इंप्लीमेंट कर देंगे, इस इक्वेशन में, जो ये वाला x है। जहां पर भी आपको t दिखे ना कि x के इक्वल में यहां पर t लाई कर रहा है, तो वहां पर आपने वो उसे t की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये कहां पर पुट करूंगा मैं, 7th इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू ऑफ t in 7th वी गेट। जब हम इसे 7th में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या है 7th इक्वेशन, x इज इक्वल टू 7 + 15t, x इज इक्वल टू 7 + 15t। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 17 प्लस t की वैल्यू क्या है, t यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3 + 7l, ये t की वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 17 + 15 × 3 45, 15, और यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ब्रैकेट के बाहर चीज़ हो उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये है ना, ये टर्म, इसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई किया 45 प्लस 15 7 जार 105l, एल भी है ना तो साथ में लगाएंगे। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बन के आती है, वी गेट दी टर्म x इज इक्वल टू 17 + 45, 7 8 9 10 11 12, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से 17 लिख दिया, ये 7 है, ठीक है। तो गुस्ताखी माफ जनाब, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 7 था, इसे नेगलेक्ट करते हैं, मैंने गलती से लिखा था 17, इसका गलती से बना दिया था। तो ये 7 है ना, 7 + 45 क्या हो जाएगा, 52 + 105l। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर 105l आ रहा है, इस पर गौर करने की बात क्यों है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन में लिखी है, जो भी हम ये कॉन्ग्रुएंसेस लिखेंगे इनका जब तक सिमुलेंटियस सॉल्यूशन नहीं आ जाता, मॉड 105 के इक्वल नहीं आ जाता, तब तक हमें अपने क्वेश्चन को करते रहना है, जब तक हमें ये टर्म नहीं मिल जाती। ये टर्म हमें कैसे मिलती 105 की, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 15, 15 7 जार 105, ये मॉड्स है, जब हम मॉड को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये टर्म मिली। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस टर्म को एज ए रिमेंबर कर लिया, नोट कर लिया। तो हमने जब भी हम यहाँ पर पूरे अपने क्वेश्चंस में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की, जैसे मैंने आपको बताया कैसे सबसे पहले x में पुट करनी है, x से फाइंड आउट करके क्या क्या वैल्यू निकालनी है, जो भी मैंने आपको बताया, फिर ये तरीका हमें रिपीट करते रहना है, वैल्यू को पुट करते रहना है, टी में नए इंटीजर्स क्रिएट करने हैं, एल पी एस वगैरह वगैरह। तो जब तक हमारे पास ये वैल्यू नहीं आती 105l यहाँ पर, तब तक हमें ये करते रहना है, जरूर नहीं 105l 105 ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मल्टीप्लाई करके 72 आ रहा होता, तो जब तक हमारी इंप्लीमेंटेशन करते करते 72 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। तो अब जबकि मेरे पास यहाँ पर 105l आ चुका है, मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो मैं इस क्वेश्चन को खत्म करके
डायरेक्ट भी। अब मैं इसे अब यहाँ पर क्या होगा, मैं जैसे मैंने बताया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इन तीन कॉन्ग्रुएंसेस को हटा के एक ऐसी कॉन्ग्रुएंस बनानी है जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर ले। सिंगल कॉन्ग्रुएंस बनानी है, ट्रिपल है ना, तो हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है इसको। तो उसी के लिए तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है अभी, कॉन्ग्रुएंस नहीं, कॉन्ग्रुएंसेस में कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, इज इक्वल टू है। तो अब मुझे इसको कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करना, तो मैं इसे कॉन्ग्रुएंस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? सिंपल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू जो ये टर्म होती है इसे यहाँ पर लिख देंगे एज ए रिमाइंडर, और ये जो है ये से मॉड में लिख देंगे, मॉड 105 ऐसे, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विच वी हैव डन। ठीक है, तो क्या था हमारा मेन मोटो इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसेस दी है, 3 कॉन्ग्रुएंसेस दी है या 4 दी है, 5 दी है, उन सभी को एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसे ही चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके हमें इन सभी मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसेस को एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। एक क्विक रिविजन करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे कैसे किया। सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को एज्यूम कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर हमने क्या किया, जो पहली क्वेश्चन है, पहले हमने ये स्टेटमेंट लिखी, हैव अ सिमुलेंटियस सॉल्यूशन विच इज यूनिक मॉड 357। ये जो 3 कॉन्ग्रुएंसेस है इनका एक सिमुलेंटियस सॉल्यूशन है, इनका एक सिमुलेंटियस मॉड है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब हम इनके मॉड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड 105 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि हमें अपने क्वेश्चन को तब तक करते रहना है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तब तक अप्लाई करते रहनी है जब तक हमारे पास ये 105 ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखा, पहली इक्वेशन हमने क्या फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। कैसे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया, सॉरी, इसे सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया, जो मॉड है उसे यहाँ लिख दिया, जैसे 3 का मॉड है तो 3 यहाँ पर लिख दिया, डिवाइड बाय जो ये टर्म है उसे इसके साथ माइनस कर दिया। ठीक है, तो 3 डिवाइड्स x माइनस 1। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। तो इसे फर्दर जब सिंप्लीफाई किया तो इसे यहाँ डिवाइड की फॉर्म में, इसे इज इक्वल टू की फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया, x माइनस 1 है जो ये टर्म है, इसे x माइनस 1 जो ये टर्म है इसे इज इक्वल टू कर दिया मॉड वाले टर्म के साथ, 3 के साथ। तो जब इसे 3 किया तो हमें यहाँ पर इसके साथ एक इंटीजर एंटिटी को लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया, p को एज्यूम कर लिया। और p क्या है, जो p है वो किसे बिलोंग करता है, सेट ऑफ z को। और z क्या है, z किसे बिलोंग करता है, 0 1 2 3 4 इंटीजर्स को। एज यू नो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो जब मैंने यहाँ पर इसे p एज्यूम कर लिया इसके साथ 3 को, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू कैसे निकाली, x इज इक्वल टू ये 1 वहाँ पर बॉर्डर पास जाके प्लस का होगा तो हो जाएगा 1 + 3p। ठीक है, तो ये यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने जो x की वैल्यू है, ये इक्वेशन 4 इसे नाम दे दिया। तो मैंने x की वैल्यू को 4 से उठा के कहाँ डाला, सेकंड इक्वेशन में डाला, यहाँ डाला इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 4 to 2। तो ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आ गई। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये सेकंड